हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से लगे हुए होंगे। और इसी तैयारी में आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके व्यापम के नवीनतम पैटर्न के अनुसार सारे के सारे प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। स्कोरिंग इसलिए होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अमीन पटवारी का सिलेबस देखा होगा, इसमें मैथ्स आपके आ रहे हैं 30 नंबर के, रीजनिंग आपके आ रहे हैं 20 नंबर के, यानी कि पूरे के पूरे 50 नंबर जो है आपका यही दोनों सब्जेक्ट जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आपको मार्क्स दिलाने वाले सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरे व्यापम के नवीनतम पैटर्न के अनुसार क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न जो है व्यापम के नवीनतम पैटर्न के अनुसार प्रश्न है। देखो, मैथ्स में भी आपके कूट और कारण वाले प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न आजकल व्यापम पूछ रहा है, तो मैथ्स में भी हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम लोग रीजनिंग के 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैथ्स के 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल आपके 50 नंबर का प्रैक्टिस सेट यह होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि यह बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी के आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साथ में आंसर लगाते हुए चलेंगे आप लोग, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, देखो रीजनिंग का पहला प्रश्न है हमारा, निम्न का मिलान कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न आपको दिया है मिलान करो। पहला आपको दिया है कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग जो है वह किससे संबंध रखता है यह आपको बताना है। तो दिशा ज्ञान तो नहीं है, आकृति भी नहीं है, क्रमबद्ध भी नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग जो है वह प्रतीक से संबंध रखता है, आपने पढ़ा है ना। जैसे कि यहाँ पे एप्पल दिया है, एप्पल का आपको कुछ कुछ कोड दिया रहता है, @ जो भी दिया रहता है ना, तो किससे संबंध रखता है। कोडिंग डिकोडिंग जो है वह प्रतीक से संबंध रखता है, यानी कि पहले का हो गया हमारा दूसरा, यानी कि बी। ठीक है, फिगर काउंटिंग जो है वह किससे संबंध रखता है। फिगर काउंटिंग जो है वह आकृति से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है। फिगर काउंटिंग जो है वह आकृति से संबंध रखता है। क्लियर है। डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट जो है वह किससे संबंध रखेगा। डायरेक्शन का हमको पता लगाना है, यानी कि दिशा ज्ञान परीक्षण से संबंध रखता है, यानी कि तीसरे का हो गया पहला। ठीक है, सीरीज, सीरीज किससे संबंध रखता है। सीरीज जो है वह क्रमबद्ध पैटर्न से संबंध रखता है। ठीक है, तो आजकल रीजनिंग में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, और हमने और कूट वाले प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न जो होंगे उसको भी देखेंगे। फिलहाल हमारा पहला प्रश्न यही था, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, BCAD। BCAD, BCAD हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ। इस प्रकार से आपको देखो यह प्रश्न एक तरीके से बहुत ही इजी है, इजी है ना। अगर कोई आपको बोल दिए कोडिंग डिकोडिंग क्या है, तो आपको पता ही है कि प्रतीक आधारित प्रश्न जो होते हैं वह कोडिंग डिकोडिंग होता है। लेकिन कठिन यह क्यों लग जाता है इस प्रकार के पैटर्न, क्योंकि इसमें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, आप पहले इसका मिलान करेंगे, फिर इसका मिलान करेंगे, जो भी आपको आपके हिसाब से आंसर होगा उसका मिलान करेंगे, तो यह बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए हमको टफ लगते हैं, है ना। बाकी क्वेश्चंस जो है वह इजी ही आते हैं, पैटर्न को चेंज कर दिया इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, श्रृंखला को पूरा करिए। ठीक है, यहाँ पे सीरीज वाले प्रश्न आ गए हैं। देखो ये दिया है आपके सीरीज, 7 से आपको 26 में जाना है और 26 से 63 में जाना है, 63 से 124, 215, उसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा यह आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से आपने यहाँ पे क्लोजली ऑब्जर्व करना है। तो देखो यहाँ पे 7 दिया है, 7 को आप कैसे लिख सकते हैं, 7 बराबर लिख सकते हैं आप 2 का क्यूब -1। अब इसको हमने कैसे लिखा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है ना, माइनस करके 1 लिखेंगे तो 8 - 1 कितना होता है, 7 होता है, यानी कि 7 हमारा 2 का क्यूब -1 करके लिखा गया है। 26 को कैसे लिखा गया है, 26 को लिखा गया है 3 का क्यूब -1। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27 - 1 करेंगे तो कितना आता है, 26 आता है, यानी कि 26 भी हमारा आ गया। 63 को कैसे लिखेंगे, 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, माइनस का 1 करेंगे तो 63 आएगा। ठीक है, 124 को कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 का क्यूब -1। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, 125 - 1 करेंगे तो 124 आएगा। ठीक है, 215 को कैसे लिखा गया है, 215 यहाँ पे लिख रही हूँ
6 का क्यूब -1, 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216, 216 -1 करेंगे तो 215 आता है। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे था आपका 2, फिर आया 3, फिर आया 4, उसके बाद 5, फिर 6, तो अगला क्या होना चाहिए? 2 3 4 5, तो अगला 7 होना चाहिए। तो अगला हमारा कैसे आएगा? 7 का क्यूब -1, 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343, 343 होता है। और 343 -1 करेंगे तो कितना आएगा? 342, 342 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? तो ये तो सिंपल था एक तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार के ही प्रश्न आएंगे, है ना। देखो अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एप्पल का कोड आपको दिया है 50, बनाना का कोड दिया है 33, तो ऑरेंज का कोड क्या होगा, यह आपको निकालना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं? इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू यानी कि पोजीशन वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने रीजनिंग वाले वीडियो में डिटेल में आपको समझाया है कि रीजनिंग के प्रश्नों को अगर आपको सॉल्व करने बैठना है एग्जाम हॉल में, तो एग्जाम हॉल में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है और क्या क्या करना चाहिए, जिससे आपको रीजनिंग के प्रश्न जो है एकदम आसानी से मिनटों में सॉल्व हो सके करके, ठीक है। तो एक बार देख लेना, ठीक है। इससे आपके प्रश्न क्या होते हैं? एकदम चुटकियों में हल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया है एप्पल, तो हमने लिख लिया यहाँ पे एप्पल। अब ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है? ए का प्लेस वैल्यू पोजीशन वैल्यू होता है 1। पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? पी का पोजीशन वैल्यू 16 होता है। फिर से यहाँ पे 16वें नंबर में पी आता है। एल कितने नंबर में आता है? एल आता है हमारा 12वें नंबर में। और ई कितने नंबर में आता है? 5वें नंबर में, ठीक है। तो इन सभी हमको प्लेस वैल्यू को, पोजीशन वैल्यू को क्या करना है? अब ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 + 5 कितना होता है? 12 + 5 17 होता है। 16 + 16 कितना होता है? 16 + 16 हमारा 32 होता है। और यहाँ पे +1 था, यानी कि 32 + 18 करेंगे तो कितना आता है? 32 + 18 करने पे आता है हमारा 50, ठीक है। 50 यही हमारा कोडिंग दिया हुआ है। अब देखो बनाना का निकाल लेते हैं उसी प्रकार से, बनाना, ठीक है। बनाना हमने यहाँ पे लिखा। अब बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, एन का प्लेस वैल्यू फिर से 14 और ए का फिर से यहाँ पे 1। इन सभी को आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो 14 + 1 15, यहाँ पर भी 14 + 1 15, तो 15 + 15 और यहाँ पे कितना है? 2 + 1 3, तो 15 + 15 30 हो गया। 30 + 3 33, तो 33 हमारा यहाँ पे कोड आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमको इस ऑरेंज का निकाल लेना है। ऑरेंज का कितना दिया है हमको? सॉरी, ओ बराबर कितना होता है? ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 15 होता है। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है? आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। जी का प्लेस वैल्यू होता है हमारा 7 और ई का प्लेस वैल्यू होता है 5। इन सभी को जब आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा? इन सभी को अब जब आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में तुरंत से मुझे कमेंट करो और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है या एक बार से बता दो, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। और अगर आपको जानना है कि इजी वे में, एकदम चुटकियों में, सॉरी मिनटों में कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस प्रकार के रीजनिंग के वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने रीजनिंग एकदम बेसिक से आपको समझाया है कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। फिर 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर, आधा क्वेश्चन नीचे में लिखा गया, ठीक है। फिर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, अंत में 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यह आपको बताना है। देखो क्वेश्चन आपका ऐसे दिया गया है। सबसे पहले हमको काम क्या करना है? सबसे पहले हमको डायरेक्शन बनाना है ना। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। हमेशा मैंने क्या बोला है? डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है? सेंटर पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो क्या बोला है इसने? एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर हमारा कहाँ है? ऊपर की ओर। तो 5 किलोमीटर हमने उत्तर की ओर इसको चला दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है बोल रहा है। पूर्व कहाँ है हमारा? राइट साइड है।
तो 5 किलोमीटर पूर्व, सॉरी 4 किलोमीटर पूर्व हमने ये चला दिया, 4 किलोमीटर यहाँ पर आकर फिलहाल रुका हुआ है। ठीक है, फिर 2 किलोमीटर कहाँ जाता है, दक्षिण की ओर जाता है। तो दक्षिण की ओर मतलब कि नीचे की ओर जाएगा, दक्षिण हमारा नीचे है ना, तो नीचे की ओर कितना जाता है, 2 किलोमीटर जाता है बोल रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम हमारा लेफ्ट साइड है, तो 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाएगा, यानी कि यहाँ पे फिलहाल है, मैं कलर पहले चेंज करती हूँ, फिलहाल अभी यहाँ पे रुका हुआ है पश्चिम की ओर, यानी कि लेफ्ट साइड जाएगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, और कहाँ पर आकर रुकेगा, इस वाले पॉइंट पर आकर के रुकेगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर ये था आपका 4 किलोमीटर और नीचे भी हमारा सेम डिस्टेंस दिया है, 4 किलोमीटर पश्चिम में आकर के रुका है बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 किलोमीटर उत्तर जाता है बोल रहा है। उत्तर हमारा किधर है, ऊपर की तरफ, और 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ फिर से कितना जाएगा, 3 किलोमीटर जाएगा। 3 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस हमारा कितना है, 3 किलोमीटर। अब देखो प्रारंभिक स्थान से वहाँ कितनी दूरी पर है, यह आपको बताना है। प्रारंभिक स्थान कौन सा था, ये वाला हमारा प्रारंभिक स्थान था, अंतिम स्थान हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यही आपको बतानी है। तो देखो इतने से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है, और नीचे हमारा टोटल हमारा कितना दिया था, इतना था 5, जिसमें से 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ था, तो 5 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, 3 है, और 3 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 3 करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 6 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन इसी प्रकार से ही आपको प्रश्न आएंगे। ठीक है, व्यापम ने अपना लेवल बढ़ा दिया है, अब इसी प्रकार के लेंदी वाले प्रश्न आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया है, 6 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। अगर आपको डायरेक्शन वाले और क्वेश्चन देखना है एकदम बेसिक से लेकर के एकदम बेसिक, अगर आप देखना है तो आप लोग क्या करेंगे, आई बटन में लिंक दूंगी, वहाँ पे चेक कर लेना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना, जहाँ पर मैंने इस डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को एकदम बेसिक से समझाया है। जिसको कुछ भी नहीं आता वहाँ भी अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर से चेकआउट करा करें फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक देती हूँ या कमेंट बॉक्स एक बार जरूर से चेकआउट कर लिया करो, वहाँ पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हैं आपके। तो मिसिंग नंबर में कैसे कैसे निकालना रहता है, यहाँ पे देखिए आपको ये वाला रो पूरा फुलफिल है, ये वाला रो फुलफिल है, यहाँ पे मिसिंग नंबर क्वेश्चन मार्क है, उसको निकालना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो देखो कॉलम नंबर 1 में, देखो कॉलम नंबर 1 में यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है। ठीक है, अब हमको 3 और 5 को मिला करके 34 बनाना है। तो आपको दिमाग लगाना है कि क्या जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे कि वह 34 बन जाएगा। तो देखो इसमें हम लोग लॉजिक लगाते हैं, 3 का हम लोग स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर किए, प्लस करके क्या किए, 5 का स्क्वायर कर दिए। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 + 9 कितना होता है, 25 + 9 होता है हमारा 34, यानी कि ये वाला हमारा थर्ड रो का संख्या आ गया। क्लियर है। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे दिया है 7, तो हमने कर दिया 7 का स्क्वायर, प्लस करके यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर दिया। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 49 + 81 करेंगे तो क्या आता है, 9 और 1 10, 8 4 12 और 1 13, यानी कि 130 हमारा ये वाला नंबर आ गया। अब देखो यहाँ पे हमने जो भी एक्शन परफॉर्म किया है, सेम एक्शन को यहाँ पे परफॉर्म करके लाना है हमको आंसर। तो 11 का स्क्वायर और प्लस करके हमको कितना करना पड़ेगा, 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आता है, 9 और 1 10, हासिल आया 1, 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 2, कुछ मिस हो जा रहा है क्या, 290 आ रहा है। ठीक है ना, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया कैसे सॉल्व किए। आपको जो भी एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, सेम एक्शन आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लाने के लिए भी परफॉर्म करना रहेगा। ठीक है, देखो अगला प्रश्न आ गया है ऑड वन आउट, यानी कि अलग को पहचानो, असमानता वाले प्रश्न आ गए हैं, असमानता को अलग करो करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए हैं। पहले में दिए है आपको पेंटागन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। पहले ऑप्शन में है आपका पेंटागन। ठीक है, पेंटागन, पेंटागन का मतलब क्या होता है, पंच
भुज। पेंटागन का मतलब क्या होता है? पंचभुज, यानी कि 5 भुजाओं वाला। डायग्राम कैसे बनता है? इस प्रकार का इसका डायग्राम बनता है, ठीक है। हेक्सागन क्या होता है? षटभुज। 6 भुजाओं वाले को हेक्सागन कहते हैं। डायग्राम बनता है इसका कुछ इस प्रकार का। ऑक्टागन क्या होता है? अष्टभुज, यानी कि 8 भुजाओं वाले को अष्टभुज कहते हैं। डायग्राम कुछ आपका इस प्रकार से कुछ बनना चाहिए, ठीक है। 8 भुजा रहेंगे इसमें। सर्कल, सर्कल यानी कि होता है वृत्त। इसका डायग्राम कैसे बनता है? इस प्रकार का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको इन चारों में से अलग कौन सा दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है हमको अलग? हमको दिख रहा है कि वृत्त जो है वह अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सभी में देखो यहाँ पे पंचभुज में क्या है? 5 भुजाएं हैं। 5 भुजाएं हैं ना, इसमें भी भुजाएं हैं। षष्ठभुज में क्या है? 6 भुजाएं हैं। अष्टभुज में क्या है? 8 भुजाएं हैं। लेकिन वृत्त में कहीं पर भी आपको भुजा दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। इसलिए हमारा असमानता में पहचानों में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्कल हमारा करेक्ट आंसर है। एक प्रकार से यहाँ भी बहुत ही इजी प्रश्न था, है ना। देखो अगला प्रश्न आपको दिया है, यदि एक वर्ग को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया और बीच में एक विकर्ण जोड़ी गई तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, यह आपको बताना है, ठीक है। तो देखो क्या हमको दिया है, एक वर्ग को बोला है तो हमने सबसे पहला वर्ग बना लिया, ठीक है। ये हमने वर्ग बना लिया है। आयत टाइप का दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, आप लोग इसको वर्ग समझेंगे, है ना। और क्या बोला गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये हमने वर्ग बनाया, इसको बराबर भागों में 4 भागों में विभाजित कर दिया। क्लियर है इतना? अभी क्या बोल रहा है? बीच में एक विकर्ण को जोड़ना है। अब विकर्ण क्या होता है? एंडिंग पॉइंट्स, यानी कि कोने से हम लोग क्या करना पड़ेगा? बिंदु को मिलाना रहेगा और यहाँ क्या हो जाती है? बराबर भागों में विभाजित करती है। यही हमारा विकर्ण कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने एक विकर्ण बना दिया। क्लियर है? पहले मैं आपको अच्छे से डायग्राम बना के बताती हूँ। यहाँ पे हमने इस कोने से इस कोने तक एक लाइन खींच दिया, ठीक है। तो अब हमारा जो चित्र दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वह फुलफिल हो गया। अब देखो हम लोग ट्रायंगल काउंट करना चालू करेंगे। चलो काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले छोटे त्रिभुजों को काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 4 आ गई, ठीक है। अब बड़े वाले को गिनते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तीनों भुजाएं मिलकर क्या बना रहे हैं? पहला त्रिभुज बना रहे हैं, बड़ा वाला त्रिभुज। यहाँ पे देखो ये तीनों भुजाएं मिलकर क्या बना रहे हैं? दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज बना रहे हैं, यानी कि 4 और 1, ये 1 है ना। तो कितने हो गए? और कुछ बन रहे हैं क्या हमारे पास? और कुछ भी त्रिभुज हमको जिसमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि टोटल हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए? 4 और 1 5, 5 और 1 6। टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो गए? 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? मुझे तो 6 ही त्रिभुज दिख रहे, ठीक है। आप लोगों को कुछ और दिख रहा होगा तो एक बार बताना मुझे। बाकी इसमें ना आंसर 8 लिया गया था, बट मुझे समझ में नहीं आया कि 8 क्यों लिया गया है। इसका आंसर तो 6 आना चाहिए। ओके, देखो अगला प्रश्न आप देखते हैं। कथन और कारण वाले प्रश्न दिए गए आपको, ठीक है। कथन ए दिया है, हर सम संख्या 2 से विभाज्य होती है। ये तो मैथ्स का प्रश्न आ गया। चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं, है ना। कथन बोला गया है हर सम संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो क्या यह सही है क्या? बिल्कुल। सम संख्या क्या होती है? 2 से विभाज्य होती है, उसी को तो सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। 2 से विभाज्य होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। ये हमारा कारण में दिया गया है, मतलब कारण हमारा सही है, ठीक है। सॉरी, कथन हमारा सही है। कारण हमको दिया गया है सम संख्याएं 2 के गुणज होती है। तो क्या यह सही है क्या? जैसे कि आपको 2 4 8 12 42 कुछ भी आप नंबर ले सकते हैं। यह क्या होती है? हमेशा 2 से डिवाइड हो सकती है, अर्थात यह क्या है? 2 के गुणज में गिनती होता है, ठीक है। तो सम संख्याएं क्या है? 2 के गुणज होती है और 2 से विभाज्य होती है, यानी कि कथन और कारण क्या है? दोनों के दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? देखो अगला प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया, ठीक है। ये वाला अच्छा प्रश्न है। आपको दिया है, यदि ईगल का कोड 55 है, टाइगर का कोड 84 है, तो लायन का कोड क्या होगा, यह आपको बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे ईगल लिख लेते हैं, ईगल। तो देखो
ई का पोजीशन वैल्यू क्या होता है? ई का पोजीशन वैल्यू होता है 5। ए कौन से नंबर में आता है? पहले नंबर में। जी कौन से नंबर में आता है? जी आता है हमारा 7वें नंबर में, ठीक है। एल किस नंबर में आता है? एल आता है हमारा 12वें नंबर में, और ई आता है हमारा फिर से 5वें नंबर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो 12 + 5 कितना होता है? 17। 17 + 7 कितना होता है? 24। 24 और 1 25, और 25 + 5 कितना होता है? 25 + 5 हमारा 30 होता है। क्लियर है इतना? अब देखो, अब हमको दिया गया यहाँ पे हमारा अंक आ रहा है 30, और यहाँ पे हमको क्या बनाना है? 55 बनाना है। तो 55 कैसे बनेगा? संख्याओं को देखो, सॉरी अंक वर्ण को देखो, कितने वर्ण दिए गए हैं? 1 2 3 4 5। कितने लेटर्स दिए गए हैं? लेटर्स हमारे पास है, इसकी संख्या है 5। तो 5 का स्क्वायर कर दो, तो 30 + 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, यानी कि 30 + 25 कितना होता है? 55। 55 हमारा आंसर जो है वह आ गया, ठीक है। टाइगर का भी एक बार देख लेते हैं। टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? टी का प्लेस वैल्यू होता है हमारा 20। आई का प्लेस वैल्यू होता है 9। जी का प्लेस वैल्यू होता है 7, और ई का प्लेस वैल्यू 5। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है? आर का प्लेस वैल्यू होता है 18। इन सभी को जब आप प्लस करेंगे तो क्या आता है? इन सभी को प्लस करने पर आता है 59, ठीक है। अब यहाँ पे लेटर्स की संख्या कितनी दी गई है? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स दी गए हैं। तो प्लस करके 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 59 + 5 करेंगे तो कितना आता है? 59 + 5 का स्क्वायर यानी कि 25 करेंगे तो आता है हमारा 84। 84 कहाँ पे दिया है? ये वाला हमारा 84, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब लायन का देख करके देखते हैं हम लोग। लायन, ठीक है, LION, ये लिख लिया हमने। एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है? एल का प्लेस वैल्यू होता है 12। आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 9 होता है। ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 15 होता है। एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 14, ठीक है। अब सभी को आपको प्लस करना है, तो इसको प्लस करने में कितना आता है? 12 + 9 करने से होता है 21। 21 + 15 + 14 करने से कितना आता है? 29, ठीक है। तो 29 + 21 करने से कितना होगा? 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, कितना आ गया? 50 आ गया। अब कितना हमको प्लस करना रहेगा? यहाँ पे देखो वर्णों की संख्या कितनी दी गई है? 1 2 3 4, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था ना, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स थे, इसलिए हमने 5 लिख करके इसका स्क्वायर किया था। वैसे ही यहाँ पे ये वाला 50 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 4 अंक 4 लेटर्स दिए गए हैं, तो 4 करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। तो 50 + 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 का 6, 5 और 1 6। आंसर हमारा कितना हो गया? 66। 66 हमारा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। समझ में आया फ्रेंड्स कैसे किए? आपको इस प्रकार के प्रश्नों को केयरफुली वॉच करना है। आपको कैसे भी गुणा भाग करके ये वाला जो कोड आपको दिया है उसको निकालना है, ठीक है। चलिए फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अब ये तो बहुत ही इजी प्रश्न हो गया। एनालॉजी का प्रश्न दिया गया है आपको, बियर का जो संबंध केव से है तो बर्ड का वही संबंध किससे है, यह आपको निकालना है, ठीक है। तो बियर का मतलब क्या होता है? बियर मतलब होता है भालू, और केव मतलब क्या होता है? गुफा। तो भालू कहाँ पे रहता है? भालू और गुफा में क्या क्या संबंध दिया गया है? भालू और गुफा में रहने के स्थान को निवास स्थान का संबंध दिया गया है, ठीक है। तो भालू कहाँ पे रहता है? गुफा में रहता है। उसी प्रकार बर्ड यानी कि पक्षी, पक्षी कहाँ पे रहती है? स्काई में, तो वह उड़ती है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। हवा भी आंसर नहीं होगा। पक्षी क्या पेड़ में रहती है क्या? नहीं, पक्षी जो है वह नेस्ट यानी कि घोंसले में रहती है, ठीक है। ये तो बहुत इजी प्रश्न हो गया। 2025 के पहले इस प्रकार के प्रश्न आते थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेसिक से एडवांस लेवल के प्रश्न देखना है एनालॉजी यानी कि समानता वाले से, तो मैंने इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाया है। वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक करना, इसमें आपको डिटेल में मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को एक बार जरूर से वॉच करना, जिसमें मैंने बेसिक से लेकर के एडवांस तक के प्रश्न करवाए हैं, ठीक है। देखो सीरीज वाले प्रश्न आ गए आपके। सीरीज दिया है आपको, Z से आपको X में जाना है, फिर U Q फिर L।
तो अगला क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो लेटर्स है ना वो माइनस होते गए हैं। जेड के पहले क्या आता है एक्स, उसके 2-3 लेटर्स पहले क्या आते हैं यू, ऐसा करके माइनस होते गया है। तो अगर आपको उल्टा निकालने में परेशानी होता है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट न जा करके राइट से लेफ्ट जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो कैसे बता रही हूँ आपको। एल से अगर हमको क्यू में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एल से हमको क्यू में जाना है तो +5 करना पड़ेगा। कैसे, एल के बाद क्या छूटा है MNOP, फिर आता है हमारा क्यू, यानी कि 1 2 3 4 5 हुआ है, ठीक है, +5 हुआ है। क्यू से हमको यू में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। कैसे +4, क्यू के बाद क्या आता है, क्यू के बाद आता है RST, उसके बाद क्या आता है यू आता है, यानी कि 1 2 3 4 +4 हुआ है। यू से हमको एक्स में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, +3 हुआ यहाँ पे। एक्स से हमको जेड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वाई छूटा है ना, वाई छूटा है यानी कि +2 करना पड़ेगा। वाई के बाद जेड आता है यानी कि यहाँ पे +2 हुआ है। तो ध्यान से देखो, पहले आपका क्या हुआ है, पहले हुआ है आपका +2, फिर +3, +4, फिर +5 हुआ है। तो अगला यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे +6 हुआ रहा है ना, सीरीज में चल रहा है यह। तो एल से अगर हमको +6, सॉरी यहाँ पे देखो हम लोग पीछे जा रहे हैं ना, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा यानी कि माइनस करना पड़ेगा। L -6 करेंगे तो कितना आता है, देखो L -6 करेंगे तो आता है F। एक बार आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। F के बाद क्या आता है GHIJKL, L आता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6वें नंबर में L आ रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा सही है। F हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। ये पीछे जाने वाला जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों को राइट से सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है, दायां पक्ष से सॉल्व करना चालू करेंगे, क्योंकि हमको सीक्वेंस में लेटर्स जो है वो याद रहते हैं ना, उल्टा जाने में परेशानी होता है। देखो अगला प्रश्न है ऑड वन आउट, यानी कि फिर से आपको असमानता को पहचानना है। 11 दिया है, 31 दिया है, 41, 51 और 61। तो ध्यान से देखो, आप सभी को पता होगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर यानी कि ऋण संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ऋण संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। किसको, जो कि अपने आप के अलावा, अपने आप और एक के अलावा किसी से भी भाग नहीं जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऋण संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11 जो है वह 1 और 11 को छोड़कर किसी और संख्या से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, यानी कि यह एक प्रकार का अभाज्य संख्या है। 31 जो है वह अपने आप के अलावा, यानी कि 31 के अलावा किसी और संख्या से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। 41 भी सेम है कि किसी और से भाग नहीं जाता है 41 को छोड़ करके। 61 भी क्या है, 61 भी है एक और अपने आप, यानी कि 61 के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन 51 को देखो, 51 जो है किससे किससे भाग जाता है, 3 से भाग जा सकता है, और 17 से, 17 या 51 होता है ना, तो 3 से भी भाग जा सकता है और 17 से भी भाग जा सकता है, इसीलिए 51 हमारा क्या है, एक प्रकार का भाज्य संख्या है, ठीक है। और बाकी सभी क्या है, बाकी सभी जो है वह अभाज्य संख्या है। तो हमको ऑड वन आउट यानी कि असमानता अलग कौन सा है वह उसको पहचाना था, तो 51 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दिया है यहाँ पे सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न जो दिया गया है बहुत ही ईजी प्रश्न है, एकदम देखते हुए सॉल्व कर देंगे आप लोग इसको, ठीक है। ए से हमको बी में जाना है, बी से सी, सी से डी, डी से ई। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम डायरेक्ट देखते ही आंसर बन रहा है इसका। वाई, जेड से पहले क्या आता है, वाई आता है, वाई से पहले एक्स आता है, एक्स से पहले डब्ल्यू, और डब्ल्यू से पहले क्या आता है, डब्ल्यू से पहले आता है वी। तो आंसर क्या हो गया, ई वी, ऑप्शन नंबर ए। ये एकदम इजी प्रश्न था, आप लोग एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए और जेड जो है वह अपोजिट नंबर्स, अपोजिट लेटर्स होते हैं, यहाँ आपको पता है। बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट है, सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट है, डी और डब्ल्यू जो है एक दूसरे के अपोजिट है। उसी प्रकार ई और वी भी एक दूसरे की अपोजिट लेटर्स में गिनती होते हैं, ठीक है। देखो फिर अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है।
कोडिंग डिकोडिंग वाले आपके 2 से 3 प्रश्न व्यापम पूछता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से देखना है। कोड आपको दिया है, यदि पेंसिल बराबर 61 दिया है, इरेजर बराबर कितना दिया है 73, तो शार्पनर का कोड क्या होगा यहाँ आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं पेंसिल पी का नंबर कितना होता है, पी का नंबर होता है हमारा 16, ठीक है। ई का नंबर कितना होता है 5 होता है। एन का नंबर कितना होता है 14, सी का नंबर 3, आई का नंबर 9 होता है और एल का नंबर कितना होता है, एल का नंबर होता है हमारा 12, ठीक है। तो इन सभी को क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस करके देखते हैं। सबसे पहले इन सभी नंबर को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सभी नंबर्स को प्लस करने पर आता है 59, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा आंसर 59 आया है, हमको दिया क्या गया है 61, तो 61 और कैसे ला सकते हैं, पेंसिल शब्द को ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है। पेंसिल में क्या है यहाँ पे देखना, पेंसिल शब्द में स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखो स्वर है हमारा ई और कौन सा है आई है। स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या 2 है। यहाँ पे कौन कौन से ई है और आई है, तो स्वर की संख्या जितनी भी है उसको प्लस कर देना है। यहाँ पे 2 थी हमारी, 2 थी इसलिए हमने +2 कर दिया, तो 59 + 2 करेंगे तो कितना आएगा 61, यही हमारा कोड दिया हुआ है। आप इरेजर का भी एक बार निकाल करके देख लीजिए, इरेजर है ये, तो देखो ई का नंबर कितना होता है 5 होता है, आर का नंबर कितना होता है 18 होता है, ए का नंबर होता है 1, एस का नंबर कितना होता है 19, ई का नंबर फिर से 5, आर का नंबर होता है 18। इन सभी को प्लस करेंगे तो क्या आता है, इन सभी को प्लस करने पे आता है आपका 66, ठीक है। अब यहाँ पे वॉवेल्स की संख्या देखो, वॉवेल्स यानी कि स्वर कौन कौन से है, ई है आपका एक ठो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे ए है, तीसरा कौन सा है ई है, यानी कि +3 करेंगे स्वरों की संख्या को, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 66 + 3 करेंगे तो आएगा 59। यहाँ पे 73 हो गया है, ये है हमारा 59, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको शार्पनर का निकाल करके देखना है और इनमें से आंसर क्या आता है मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने आपको तरीका बताया है, पहले आपको क्या करना है, शार्पनर का नंबरिंग करना है उसका पोजीशन वैल्यू के हिसाब से, फिर इसमें से स्वर कौन कौन सी होंगे, जितने भी नंबर ऑफ संख्या होंगे स्वर के, उसको आपको प्लस कर देना है, ठीक है। फिर आंसर को आप तुरंत से कमेंट करेंगे। नंबर सीरीज दिया गया है आपको यहाँ पे। अगला प्रश्न है 3 से 4 में जाना है 12, उसके बाद 43, उसके बाद संख्या कौन सी होगी यहाँ आपको बताना है। तो देखो 3 से हमको 4 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से 4 में जाना है, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3 गुणा पहले 1 करो, 3 गुणा 1 कितना होता है 3 एकम 3, और इसमें +1 करेंगे तो कितना आता है 4 आता है, ठीक है। ये वाला 4 आता है। अब 4 से हमको 12 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 गुणा 2 करो, 4 दूना 2 कितना होता है 8 होता है, और 8 + 4 करेंगे तो कितना आता है 8 + 4 करेंगे तो 12 आता है, यानी कि ये वाला 12 हमारा आंसर मिल गया। अब 12 से हमको 43 में जाना है तो कैसे करना पड़ेगा, 12 × 3 करना पड़ेगा, 12 3 कितना होता है 36 होता है, और 36 प्लस हम लोग कितना करना पड़ेगा 7 करना पड़ेगा, 36 + 7 करेंगे तो कितना आता है 43 आता है, यानी कि ये वाला हमारा नंबर मिल गया। अब 43 से हमको क्वेश्चन मार्क में जाना है तो क्या करना पड़ेगा 43 गुणा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पैटर्न हमको क्या मिल रहा है 1 2 3 मिल रहा है, यानी कि अगला क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो 43 गुणा 4 कितना होता है, 43 गुणा 4 होता है हमारा 43 गुणा 4 ये होता है 172, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले पे +1 किए थे, फिर +4 किए, फिर +7 किए, यानी कि +3 का यहाँ पे वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि अगला क्या होना चाहिए हमारा 10 होना चाहिए। कैसे किए समझ में आया ना, पहले हमारा 1 था, फिर +3 करके 4 किए थे, 4 में +3 करेंगे तो 7 आता है, वैसे 7 में +3 करेंगे तो 10 आता है, यानी कि 172 + 10 करेंगे तो कितना आएगा 182। 182 हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैटर्न किस प्रकार से बन रहा है यह आपको देखना था।
3 यहाँ पे दिया था आपको, यहाँ पे अगला कौन सा दिया था, लास्ट नंबर था हमारा 43, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ गुणा का संकेत दे रहा था, ठीक है। क्योंकि प्लस करने पे एकदम से तो नहीं बढ़ते हैं, हमेशा एकदम से बढ़ रहा है, मतलब वह कहीं ना कहीं गुणा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला तो बहुत इजी है, मैंने इस प्रकार के प्रश्न कराए भी थे। 2 से आपको 6 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। 6 से 12 में जाना है तो +6, 12 से अगर आपको 20 में जाना है तो +8 करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 8 के बाद क्या होना चाहिए, +10 होना चाहिए। और 20 + 10 करेंगे तो कितना आता है, 20 + 10 करने से 30 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, ये तो ईजी था। ये भी बहुत इजी प्रश्न है, एनालॉजी का प्रश्न है। बुक से आप रीडिंग करते हैं और टेलीस्कोप से आप क्या करते हैं, टेलीस्कोप से आप देखते हैं, सीइंग यानी देखना, लुकिंग करते हैं, ऑब्जर्विंग करते हैं कि स्टडिंग करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीइंग, ठीक है। देखो अगला है 21वां नंबर का प्रश्न आ गया आपका। नंबर सीरीज का प्रश्न दिया गया है, 3 से 8 में जाना है ना, 3 से 8 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, 3 से 8 में जाना है तो सबसे पहले देखो इसको क्लोजली ऑब्जर्व करने पे आप क्या देख रहे हैं, 35 जो है वह 6 का स्क्वायर यानी कि कहीं ना कहीं 36 के आसपास है। 24 दिए यानी कहीं ना कहीं, या 25 यानी कि 5 के स्क्वायर के आसपास है। और 15 जो है 16 के आसपास है। 8 जो है वह 9 के आसपास है। और ये जो है वह 1 के आसपास है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो 35 को कैसे लिखा गया है, 6 का स्क्वायर -1, 36 -1 करेंगे तो 35 आता है, ठीक है। 24 को कैसे लिखा गया है, 5 का स्क्वायर -1 लिखा गया है। 15 को कैसे लिखा गया है, 4 का स्क्वायर -1। और 8 को कैसे लिखा गया है, 3 का स्क्वायर -1, है ना। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे आपको अगला अंक कौन सा बताना था, तो 3, 4, 5, 6, अगला क्या होना चाहिए, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर -1 करेंगे तो कितना आएगा, 49 -1। और 49 -1 करेंगे तो कितना आता है, 48, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। देखो फिर अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखो फिर से एकदम इजी प्रश्न आ गए। आयरन का जिस प्रकार रस्ट होता है, देखो आयरन मतलब होता है लोहा, और रस्ट मतलब क्या होता है, जंग लगना। तो आयरन में जिस प्रकार जंग लगता है, वाटर का क्या होता है यह आपका बताना है। तो वाटर यानी कि पानी का क्या होता है, देखो इसमें क्या दिया गया है, एक प्रकार से फिजिकल परिवर्तन को दर्शाया गया है, ठीक है। देखो लोहे में जंग लगना क्या है, एक प्रकार से उसका भौतिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन हो जा रहा है। उसी प्रकार से पानी में क्या हो जाएगा, पानी का जब भौतिक परिवर्तन करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, इवापोरेशन, यानी कि इवापोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, उसकी अवस्था में बदलीकरण हो जाता है, ठीक है। लोहे में जंग लगता है तो उसका परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन। उसी प्रकार से पानी का वाष्पीकरण होता है तो उसका यहाँ पे देखो केमिकल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है। कोडिंग डिकोडिंग का अगला प्रश्न आ गया। 25वां नंबर का प्रश्न है, एप्पल का कोड 50 दिया है, बनाना का है 60, तो चेरी का कोड क्या होगा यह आपको निकालना है। तो देखो एप्पल बराबर हम लिख लेते हैं, एप्पल ए का नंबर कितना होता है 1, पी का नंबर कितना होता है, पी का नंबर होता है 16। यहाँ पर भी एक सेकेंड, यहाँ पर भी पी का नंबर कितना होता है 16। एल का नंबर कितना होता है, एल का नंबर होता है हमारा 12, ठीक है। और ई का नंबर कितना होता है 5। तो 1 + 16 + 12 + 5 करेंगे तो कितना आता है, ये आता है आपका 50, ठीक है। बनाना का देख लेते हैं एक बार। बी का नंबरिंग होता है 2, ए का नंबरिंग होता है 1, एन का ये प्रश्न हो गया है क्या, एन का नंबरिंग कितना होता है 14, ए का नंबरिंग फिर से 1, एन का नंबर यहाँ पे 14 और ए का है 1। तो 2 + 1 + 14 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा, कुछ मिस प्रिंट हो गया जिसमें, है ना। इसको मत देखो अभी, मैं लास्ट में एक बार चेक करके आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो मैथ्स का प्रश्न आप देख लेते हैं पहले। कथन और कारण वाले प्रश्न है ना मैथ्स के। तो देखो यहाँ पे दिया है, सभी त्रिभुज के कुल कोण 180 डिग्री के होते हैं, यह हमको कारण कथन दिया गया है। तो क्या यह सही है क्या, बिल्कुल। त्रिभुज कोई सा भी हो, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, यह एकदम से सही है, ठीक है। कारण आपको दिया है,
त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो सकता है। तो क्या यह सही है क्या? बिल्कुल। आपने सुना होगा समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है, यानी कि कारण भी हमारा सही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे देखो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वह कारण नहीं है। देखो यहाँ पे दोनों तीनों कोण 180 डिग्री के तो होते हैं, लेकिन क्या कारण जो है सही सही व्याख्या कर रहे क्या? नहीं, लेकिन दोनों अपने आप में सही है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। देखो अगला प्रश्न आपको दिया गया है, नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सा समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, यह आपको बताना है। इस प्रकार का प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, ये पिछले वर्ष पूछा गया था। ठीक है, पहले में दिया गया है 1/2 और 2/4। तो देखो 1/2 को और आप लोग सिंप्लीफाई और जोड़ तोड़ कर सकते हैं क्या? नहीं, 1/2 का आपको 1/2 ही लिखना पड़ेगा, इसको अब हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, और देखो आपको दिया है 2/4, तो 2/4 को और हम लोग गुणा भाग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आ गया? या 1/2 हमारा आ गया, यानी कि 1/2 हमारा ये है और यहाँ पर भी 1/2, यानी कि ये और ये हमारा समान है। ठीक है, और देखो ऑप्शन नंबर 2 में देखो 3/5 यहाँ पे दिया है, तो 3/5 को आप लोग और जोड़ तोड़ कर सकते हो क्या? अब देखो 6/10 यहाँ पे दिया है, 6/10 को आप लोग और तोड़ सकते हो क्या? 2 से कट करके देखो, 2 तिया 6 और नीचे में 2 पंचे 10, यानी कि हमारा आंसर कितना आया? 3/5। ये हमारा 3/5 था और यहाँ पर भी 3/5 आ गया, यानी कि ये हमारा दोनों के दोनों बराबर है। ठीक है, हमको वही तो निकालना था ना। क्वेश्चन आप लोग समझे ना, समतुल्य कौन सा यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं, ये वाले ऑप्शंस में से उसको आपको निकालना था। तो थर्ड ऑप्शन को देखो 2/3 दिया है, इसको आप लोग और तोड़ सकते हो क्या? नहीं, इसको हम लोग और नहीं तोड़ सकते, यानी कि 2/3 अपने आप में एक फ्रैक्शन है। ठीक है, 3/5 को आप लोग और तोड़ सकते हो क्या? इसको भी हम लोग नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो ये दोनों हमारा अलग अलग हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा अलग अलग है। फिलहाल इसको हम अलग से लिख लेते हैं कि ये हमारा अलग है। ठीक है, अब चौथे नंबर ऑप्शन को देखो, 4/6 दिया है ये हमारा, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं क्या? 2 से कट करके देखो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। क्वेश्चन हमारा आंसर कितना आ गया? 2/3 आ गया। और यहाँ पे भी कितना दिया है? यहाँ पर भी हमको 2/3 दिया गया, यानी कि ये भी हमारा ये और ये जो है बराबर है। ठीक है, तो अलग कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर 3, ये वाला हमारा अलग था। हमको प्रश्न में क्या पूछा था? दिए गए भिन्नों में से समतुल्य कौन कौन से समतुल्य है, यह आपको बताना था। तो पहला समतुल्य है, दूसरा भी समतुल्य है और चौथा भी समतुल्य है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में। समझ में आया? समतुल्य कौन से है यह आपको बताना था। तो पहला, दूसरा और चौथा समतुल्य है और तीसरा जो है समतुल्य नहीं है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार के प्रश्न आजकल व्यापम पूछता है, आपने देखा होगा अगर एग्जाम दिया हो तो, और अगर एग्जाम नहीं दिया है अभी तक तो इस प्रकार के प्रश्नों को मतलब सॉल्व करने के लिए रेडी रहिए। ठीक है, क्योंकि व्यापम इसी प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है आजकल। देखो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग संख्याएं यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, यह आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले देख लो परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। जिस किसी भी संख्या का हम क्या कर सकते हैं, जिस किसी भी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि 9 का अगर हम वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? रूट के अंदर 3 गुणा 3, यानी कि जब ये रूट से बाहर आएगा तो कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होता है? वर्गमूल 4 बराबर होता है 2, यानी कि यह एक प्रकार का परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो मैंने अभी बताया 3 होता है, तो यहाँ भी होता है हमारा 16 का वर्गमूल क्या होता है? 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, लेकिन 18 का वर्गमूल क्या होता है? 18 का वर्गमूल हमारा पॉइंट में आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो पॉइंट वाले को जो है परफेक्ट स्क्वायर में गिनती नहीं करते, पूर्ण वर्ग में गिनती नहीं करते हैं। ये जितने भी सारे नंबर मैंने बताया आपको 2, 3, 4, यह आपके वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। क्लियर है? ये एक प्रकार से इजी प्रश्न था, लेकिन
टाइप्स में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कोणों में से तीव्र कोण यानी कि एक्यूट एंगल कौन कौन से है, यह आपको बताना है। अब तीव्र कोण जिसको न्यून कोण भी कहते हैं, ठीक है, न्यून कोण और एक्यूट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण होता क्या है, 90 डिग्री से कम एंगल वाले 90 डिग्री से कम मान वाले एंगल यानी कि कोण को क्या बोलते हैं, तीव्र कोण, न्यून कोण और एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्लियर है, तो एक्यूट एंगल इनमें से कौन कौन से हैं, 90 से कम 30 है क्या, बिल्कुल 30 जो है वह 90 से कम है इसलिए यह एक प्रकार का तीव्र कोण न्यून कोण है। 60 जो है 90 से कम है इसलिए यह एक प्रकार का न्यून कोण है। 90 को हम इसमें इस कैटेगरी में रखेंगे क्या, नहीं, 90 मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, लेकिन 90 से कम होना चाहिए, 90 का बराबर नहीं होना चाहिए। 90 के बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, 90 के बराबर होता है उसको सम कोण बोलते हैं, और 90 से अधिक होता है उसको अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपने पाँचवीं छठी क्लास में पढ़ाई ही है। तो 30 हो गया हमारा न्यून कोण, 60 हो गया, 90 हमारा समकोण हो गया, 120 हमारा अधिक कोण हो गया। और हमको पूछा क्या था, तीव्र कोण कौन कौन से है, तो पहला और दूसरा हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों से मिलान करना है। ठीक है, अब यह भी एक प्रकार से बहुत ही सिंपल है। वर्ग में क्या होते हैं, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है और एक कोण जो है वह 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आयत में क्या होता है, विपरीत भुजाएं समान होती है। देखो ये होता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। आयत में क्या होता है, दो भुजाएं समान होती है, जैसे कि इसका है एल तो ये भी एल होगा, इसका लंबाई है इसका लंबाई है बी तो इसका भी बी होगा। ठीक है, और एक कोण 90 डिग्री का, ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है। समलंब में क्या होता है, समलंब में एक जोड़ी समांतर भुजाएं होती है। समलंब में कैसे होता है, समलंब त्रिभुज कुछ ऐसा बनता है, तो ये वाला समांतर है और ये वाला समांतर है। ठीक है, एक जोड़ी समांतर भुजाएं होती है। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं जो है समान कोण 90 डिग्री में नहीं होता है, ये होता है आपका समचतुर्भुज। ये प्रश्न बहुत ही इजी है, लेकिन व्यापम इसी प्रकार का सेम प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को कराई हूँ ताकि आपको एक प्रकार से आइडिया रहे। क्लियर है, तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका एलसीएम कितना है, 120 है, तो एचसीएफ कितना होगा यह आपको बताना है। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमको एलसीएम दिया गया है और संख्याएं अनुपात के फॉर्म में दी गई है। तो अनुपात के फॉर्म में संख्याएं जब होती हैं तो वह जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार के संख्या को जब अलग अलग बनाना है तो क्या करना पड़ता है, एक्स कोफिशिएंट यानी गुणांक से गुणा करना पड़ता है। तो 3x हो गया और ये 5x हो गया। क्लियर है, अब देखो हमको एलसीएम दिया गया है, तो एलसीएम कैसे करेंगे, इन दोनों में से सबसे कॉमन कौन कौन सा है, x जो है वह सबसे कॉमन है, इसको लिख दिया पहले। उसके बाद यहाँ पे जो भी बचा हुआ नंबर है उसको गुणा करना है, यानी कि 3 गुणा 5 गुणा x, ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, और एलसीएम दिया कितना है, 120 दिया है। तो देखो 3 गुणा 5 और यहाँ पे है 5 तिया 15, x बराबर 120 हो गया। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और ये आ गया आपका 2 आ गया था, 5 चौक 20, 3 कम 3, 3 अट्ठे 24, x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब यही 8 आपका क्या है, 8 आपका एचसीएफ है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया इस प्रकार का शॉर्ट में कैसे मैंने आंसर निकाल दिया, तो एलसीएम वाला मेरा जो वीडियो है उसको देखना, एकदम ट्रिक से मैंने समझाया है। ठीक है, तो सबसे कॉमन होता है एचसीएफ का मतलब क्या होता है, सबसे कॉमन संख्या एचसीएफ कहलाती है, और दोनों का गुणा करना क्या कहलाता है, दो संख्याओं का गुणा करना एलसीएम कहलाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया था, x³ y³ का, इसका अगर आपको x³ और y³ दो संख्याएं आपको दी गई है। ठीक है, इसका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या निकलेगा, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमको एलसीएम निकलेगा ना, इस x³ y³ हमारा एलसीएम हो जाएगा। और दोनों संख्या यानी कि x³ और y³ का अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो इन दोनों में कुछ भी संख्याएं कॉमन दिख रही है क्या, कॉमन हमको कुछ भी संख्याएं नहीं दिख रही है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होता है। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था, और अगर आपने व्यापम का प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा, पहले पेपर कभी दिया होगा, तो व्यापम इस प्रकार के प्रश्न को रिपीट करता है, ये आपको
पता होगा। ठीक है, तो एलसीएम वाला वीडियो एक बार जरूर से वॉच करना फ्रेंड्स, इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, एक वस्तु की कीमत 500 है, उस पर 10% की छूट दी गई, फिर 20% की छूट दी गई, तो अंतिम मूल्य क्या है यह आपको बताना है। ठीक है, तो अंतिम मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका MRP रेट गुणा 100 माइनस छूट 1 गुणी 100 माइनस छूट 2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो MRP रेट हमारा कितना दिया है, देखो वस्तु की कीमत बोला गया है, मतलब यही हमारा क्या है, अंकित मूल्य है, MRP रेट है। तो MRP रेट है 500 गुणा 100 माइनस कितना दिया है, पहला छूट दिया गया है 10%, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 100 गुणा करके दूसरा छूट कितना दिया है 20%, तो 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100 है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता कि तीसरी बार भी छूट दी गई है तो हमारा फॉर्मूला और आगे बढ़ जाता, यानी कि क्या होता 100 माइनस छूट 3। ठीक है, 100 माइनस छूट 3, यहाँ पे पहला था, ये दूसरा है और अगला तीसरा हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास 2 ही छूट दिया गया है, तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, और है 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 कितना आ गया, 100 में 10 गया तो आ गया 90 गुणा 100 में 20 गया तो आ गया 80 डिवाइडेड बाई क्या है 20 है, तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, 9 चौक कितना हो गया, 9 चौक 36, 360 रुपये हमारा करेक्ट आंसर है। अंकित मूल्य कितना निकल गया, 360 रुपये। क्लियर है, अगर आपको अंकित मूल्य निकालना है, MRP रेट दिया हो तो आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, MRP रेट इंटू 100 माइनस छूट परसेंट इंटू 100 माइनस छूट सेकेंड डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, देखो ये रेखांकन वाले चैप्टर से प्रश्न आ गए, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज टू 0 हो तो x का मान चुनिए। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 दिया है, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सी में क्या दिया है, 6 दिया गया है, तो 6 को हम लोग कैसे गुणा कर सकते हैं, कि किन किन संख्याओं से गुणा करते हैं कि वह 6 आए, तो 2 और 3 का जब हम लोग गुणा करेंगे तब वह कितना आता है, 6 आता है, और क्या 2 और 3 का हम लोग प्लस माइनस करेंगे तब वह 5 आ सकता है क्या, बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा, -2 -3 करेंगे तो कितना आएगा, -5, यही हमारा यहाँ पे -5 दिया हुआ है ना, ये हमको -5 दिया हुआ है, तो देखो -2 -3 करेंगे तो -5, यानी कि हमारा देखो कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे x को कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन, और इसको यहाँ से 1 2 कॉमन निकल जाएगा, तो x हो जाएगा x माइनस 3, माइनस का यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से पूरा क्या हो जाएगा फिर x माइनस 3। एकदम बेसिक से नहीं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग बचपन में पढ़ते हैं इस सबको, तो आपको पता ही होगा, है ना, बाकी लोग जिनको आता होगा वो बोर हो जाएंगे फिर। अब यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 3 कॉमन है, तो x माइनस 3 मैंने लिख दिया, उसके बाद क्या बचा, x माइनस 2 बराबर 0 बचा। ठीक है, अब x बराबर क्या है, x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर -3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, x बराबर 3 बन जाएगा, और x बराबर इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 बन जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आया, 3 और 2 हमारा x का वैल्यू आ गया। क्लियर है, अब हमको ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, x के मान क्या क्या होना चाहिए बोला है ना, तो हमको आया था 2 और 3, हमको आंसर क्या आया था, x बराबर आया था 2 और x बराबर 3 आया था। ठीक है, तो 2 वाला यहाँ पे और 3 वाला, यानी कि पहला और दूसरा जहाँ पे होगा वह हमारा आंसर है। समझ में आया कैसे सॉल्व किए, देखो क्वेश्चन जो है वह सिंपल है, लेकिन पूछने का तरीका देखो, सेम क्वेश्चन को इसी प्रकार से पैटर्न में पूछा है तो डिफरेंट लग रहा है, आंसर लगाने में कंफ्यूजन हो रहा है ना, और अगर सिर्फ आपको x का मान निकालने बोलता तो यह प्रश्न कितना इजी था ना, इसलिए मैं बोलती हूँ व्यापम ने सिर्फ और सिर्फ अपना पैटर्न चेंज किया है, लेकिन क्या किया है, क्वेश्चंस का लेवल हमेशा वही पूछ रहा है, आप अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल वही रहता है, पूछने का तरीका बस को डिफरेंट किया है। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्नों को तो अगर आपको जानना हो तो मुझे कमेंट कर देना, और मैं अच्छे से डिटेल में आपको एकदम बेसिक से समझा दूंगी। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने फटाफट से आपको समझा दिया है। देखो नेक्स्ट प्रश्न देखना, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है तो किस प्रकार का त्रिभुज है यह आपको बताना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं देखना, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। और कर्ण का स्क्वायर की जगह में हम लोग हमेशा क्या पुट करते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण का स्क्वायर के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी है, 25 है। तो 25 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, मान लो की बात है यहाँ 24 हमारा लंब है और प्लस 7 स्क्वायर हमारा आधार है। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय में एक्चुअली होता क्या है, यदि कर्ण का स्क्वायर जो है वह आधार का स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर से अगर बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है दोनों का वैल्यू, तो यह क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ये हमको पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625। ठीक है, और यहाँ पे देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। इन दोनों को जोड़ो, 625 इधर आया है और 625 इधर भी आ गया। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों तरफ हमारा क्या आ गया, दोनों तरफ हमारा 625 आंसर आ गया। इसलिए यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। मैंने अभी आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर यदि आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो किस प्रकार का त्रिभुज है यहाँ पूछा था, तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में देखो 1 है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखो 1 और 3 भी दिया है, तो 1 और 3 को भी चेक कर लेते हैं एक बार। विषमभुज त्रिभुज भी दिया है यहाँ पे, तो क्या यह भी करेक्ट है, क्या बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, विषमभुज का मतलब क्या होता है, विषम मतलब होता है अलग अलग और भुज मतलब भुजा। तो यहाँ पे देखो एक भुजा आपकी 25 सेंटीमीटर है, एक है आपकी 24 सेंटीमीटर, एक है आपका 7 सेंटीमीटर। तो क्या यह अलग अलग भुजा है, क्या बिल्कुल है। यानी कि यह एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है और विषमभुज त्रिभुज, यानी कि दोनों के दोनों करेक्ट है। यानी कि वह 1 और 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना इस प्रकार का ऑप्शन क्यों लगाए, ऑप्शन नंबर ए को। समकोण त्रिभुज के अलावा यह विषमभुज त्रिभुज भी है, समबाहु नहीं है, समद्विबाहु भी नहीं है। समबाहु क्या होता है, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, जैसे मान लो यह 7 7 होता तो यह समबाहु होता। समद्विबाहु में क्या होता है, ये मान लो ये 7 होता, ये भी 7 होता, ये 3 होता, तो दो भुजाएं बराबर है, इसलिए द्विबाहु होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए यह विषमभुज त्रिभुज है। क्लियर हो गया, तो देखो कितना अच्छा प्रश्न था यह वाला। तो अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं ना। यदि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा गया और 20% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या है, यह आपको बताना है। ठीक है, देखो क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस लाभ %। ठीक है, ये आपका क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है। तो विक्रय मूल्य हमको कितना दिया है, विक्रय मूल्य हमको 500 रुपये दिया है, इंटू का यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस लाभ % कितना दिया है, लाभ % है हमारा 20%, तो हमने 20 यहाँ पे लिख दिया। अब पूरा हमारा क्या बन गया, 500 गुणा 100 डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 आएगा। 0 से यहाँ से 0 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये इजी प्रश्न था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था। देखो अगला प्रश्न आपको दिया है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है और परिमाप आपको दिया है 50 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा यह आपको बताना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आपको आयत का दिया गया है, आयत का डिस्क्रिप्शन देखो क्या बोला है, लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। चौड़ाई मान लिया हमने b है, तो लंबाई कितनी है बोल रहा है, लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक, यानी कि b + 5 करेंगे तो लंबाई निकल जाएगा, यही बोला गया है ना। ये है हमारा लंबाई, l बराबर लंबाई कितना है, चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, और हमने चौड़ाई कितना माना था, b माना था। ठीक है, और परिमाप कितना दिया है, 50 मीटर है बोल रहा है। तो आयत का परिमाप होता क्या है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × l + b, ये आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो, 2 × l की जगह में क्या दिया है, l की जगह में हमको b + 5 दिया है, और इस b का वैल्यू कितना है, b है। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 × यहाँ पे b + b कितना हो जाएगा, 2b + 5। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4b
प्लस 5 दूनी 10 बराबर कितना है, परिमाप हमको दिया था 50, तो ये हमने 50 लिख दिया। 10 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4b बराबर 50 में 10 गया तो 40 और 4 एकम 4 और 10 हाँ मतलब कि 20, ये 10 हो जाएगा। b का मान कितना आ गया, b का मान हमारा 10 आ गया। ठीक है, b बराबर 10 आ गया। तो l बराबर कितना हो जाएगा, b से 5 अधिक है यानी कि 10 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, 15। l का मान हमारा 15 आ गया और b यानी कि चौड़ाई का मान था हमारा 10। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला l इंटू बी यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई हमको दिया है 15, चौड़ाई हमको हमारे पास कितना है, 10 है। तो आंसर कितना आ गया, 150 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि आयत के क्षेत्रफल की लंबाई सॉरी आयत का क्षेत्रफल कितना है, 150 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 150 मीटर स्क्वायर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये भी एक प्रकार से सिंपल प्रश्न था, आप ये कह सकते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ कुछ मिस प्रिंट हो गया है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आपको व्यापम पूछता है, यहाँ पे फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऐसा करके है ना। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लूँगी, लास्ट में इस प्रश्न को करते हैं। ठीक है, पहले मैं वो एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद लास्ट में इस प्रश्न को करेंगे। देखो ये वाले प्रश्न भी आते हैं, अगर आपने व्यापम का एग्जाम दिया हो तो देखा होगा इस प्रकार के प्रश्न को, है ना। लेकिन कुछ कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, उसको मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी। यहाँ पे देखो आपको दिया गया है अगला प्रश्न, एक बेलन यानी सिलेंडर की त्रिज्या कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। इसका आयतन कितना होगा यह आपको बताना है। तो बेलन की आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² h। ठीक है, पाई का मान हमारा 22/7 होता है और r हमारा कितना दिया है, त्रिज्या हमारा 7 दिया है, यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू h कितना दिया है, 10 दिया है। एक साथ से एक साथ कैंसिल, क्या बन गया, 22 गुनी 10 गुना 7 गुना 10, तो 22 सत्ते कितना होता है, 154। ठीक है, 154 गुना 10 करेंगे तो 1540। 1540 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में 1540 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होगा तो आपके आंसर एकदम इजीली बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए हैं ना, ये कोई वक्र पृष्ठ का आंसर होगा, इस प्रकार से आंसर रहते हैं। ठीक है, इसलिए आपको फॉर्मूला जो है इसका मेन रोल होता है क्षेत्रमिति वाले सवाल में। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस जो है सारे के सारे आप जो पॉसिबल आंसर सोच सकते हैं ना, वही आंसर रहते हैं। यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस आ गए, लेकिन यहाँ पर भी फ्रैक्शन करके यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, इसको भी छोड़ो फिलहाल के लिए। देखो ये वाला प्रश्न को देखना, निम्नलिखित त्रिभुजों के सूत्रों को उनके सही संबंध से मिलाए। ठीक है, यहाँ पे आपको सूत्र दिया गया है फॉर्मूला, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सूची 1 में कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो मिलान करना है आपको। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इनमें से आपको बताना है। तो क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो गया है। क्षेत्रफल निकालना है तो L इंटू बी इंटू एच ये वाला होना चाहिए घन का। ठीक है, तो इसको भी फिलहाल मत देखो। हिरोन सूत्र, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हिरोन सूत्र बोलते हैं किसको, S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस टी, ये वाला जो आप लोग निकालते हैं ना, ये वाला जो होता है यही आपका हिरोन सूत्र कहलाता है, ये मेन है इसमें। बाकी आपका फॉर्मूला दिया गया था लेकिन कुछ कुछ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, मैं एक बार अच्छे से चेक करूँगी फिर आपको बताऊँगी। देखो ये वाला प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। नीचे दिए गए संख्यात्मक संबंधों को उनके उपयुक्त गणितीय सिद्धांत से मिलाइए। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब क्या होती है, ये तो मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया। अभाज्य संख्या मतलब होती है प्राइम नंबर जो अपने आप के अलावा यानी कि स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होती है, केवल 2 भाजक होते हैं, एक और स्वयं। ठीक है, जैसे कि हमने 41 का देखा था। 41 क्या होता है, एक तो आपके एक से भाग जाएगा या तो आपके 41 यानी कि स्वयं से ही भाग जाएगा, यानी कि यह क्या है, एक प्रकार की अभाज्य संख्या है। ठीक है, और देखो अगला दिया है सम्मिश्र संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता क्या है, जिसके 2 से अधिक भाजक रहते हैं उसको कंपोजिट नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं एग्जाम्पल 45, तो 45 को आप 3 से भाग करेंगे तो क्या यह भाग जाता है, क्या 3 से भाग जाने पर कितना होता है, यह
15 आता है, यानी कि यह 3 से भाग जाता है। ठीक है, तो एक भाजक हो गया आपका 3। ठीक है, और किससे भाग जाता है? यहाँ आपके 15 से भी भाग जाता है। ठीक है, 15 तिया 45 होता है ना, तो 15 से भी भाग जाता है। और किससे भाग जाता है? यह 5 से भी भाग जा सकता है। ठीक है, 5 से 5 नियम 45 होता है, तो 5 से भी यह भाग जा सकता है, यानी कि 2 से अधिक इसके भाजक हो गए। इसी को क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, 2 से अधिक भाजक वाले को कंपोजिट नंबर कहते हैं। और देखो तीसरे में दिया गया है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जो इवन नंबर जो होती है वह 2 से भाग जाने वाली संख्या को सम संख्या बोलते हैं। ऑड संख्या किसको बोलते हैं? 2 से भाग नहीं जाता उसको अविभाज्य संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा हो गया। क्लियर है? सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेल था इसमें। यहाँ पर भी कुछ प्रिंट हो गया है, देखो इसको मैं आपको लिख के बताती हूँ। देखो, नीचे दिए गए ठोसों को उनके आयतन से मिलान करना है। ठीक है, तो घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन होता है a क्यूब। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। घन का आयतन कितना होता है? a क्यूब होता है। ठीक है, और आयताकार घनाभ यानी कि क्यूबॉइड का आयतन कितना होता है? क्यूबॉइड का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड का आयतन कितना होता है? L इंटू बी इंटू एच। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये लास्ट प्रश्न कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक हो गए इसमें। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 12 है। एलसीएम है आपका 180। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, यहाँ आपको बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एचसीएफ कितना दिया है? 12 दिया है। एलसीएम है आपका 180 बराबर पहली संख्या कितनी दी गई है? 60 दी गई है, तो दूसरी हमको निकालना है, तो मान लिया x है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 12 गुणित 3 करेंगे तो कितना होता है? 12 तिया 36, यानी कि दूसरी संख्या हो गई हमारी 36। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो एक और प्रश्न देख लेते हैं। 22वें नंबर का प्रश्न। एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 900 में से 540 अंक प्राप्त किए, तो उसका परसेंटेज कितना है, यह आपको बताना है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कुल प्राप्तांक डिवाइडेड बाई कुल अंक। ये होता है आपका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। तो कुल प्राप्तांक इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 540 डिवाइडेड बाय कुल अंक कितने हैं इसके? 900। यहाँ पे इंटू 100 भी होता है ना परसेंटेज का, तो इंटू का 100 कर दिए। अब इसको कैंसिल करो, 0 0 से 0 0 कैंसिल, फिर 9 एकम 9, 9 छक्के 54, कितना आ गया? 60%। उसका परसेंटेज कितना है? 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी प्रश्न फटाक से देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा इसको। 23वें नंबर का प्रश्न है। यदि किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई गई, फिर 20% घटाई गई, तो कुल परिवर्तन क्या हुआ, यह आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में मैंने हमेशा बोला है सबसे पहले आपको 100 मान करके चलना है। तो यहाँ पे देखो 100 इंटू पहले कितना बोला है? 20% बढ़ाई गई, तो 100 प्लस 20% पहले बढ़ाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20% घटाई गई बोला है, तो 100 माइनस करना पड़ेगा। ये है आपका 100 माइनस 20% डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 100 से ये वाला 100 कैंसिल, और क्या बचा? 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 है ना, इंटू 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा? 80/100। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 12 8 कितना होता है? 12 8 96 होता है। ठीक है, अब 96 हमारा करेक्ट आंसर है क्या? नहीं, हमारा पहला, एक सेकंड, हमारा पहला वैल्यू कितना था? 100 था। अब वैल्यू कितना रह गया है? अब मान रह गया हमारा 96। तो 100 में से अब 96 रह गया है, तो यह जो है घट रहा है कि बढ़ रहा है? घटा है ना, यह 4% की कमी हुई है। 100 माइनस 96 करेंगे तो कितना? 4% की कमी, यानी कि घट गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट
आंसर हो गया। समझ में आया? आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं। पहले आप 100 लिखेंगे, इनटू 20% बढ़ाई गई है बोल रहा है तो 120 लिख दिए, डिवाइडेड बाई 100 कर दिए, इनटू 20% घटाई गई बोल रहा है तो 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आता है, 80 आता है, डिवाइडेड बाई 100। 100 से ये 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 8 कितना आया, 96। 96% है। हमारा पहले वैल्यू कितना था, 100 था, और 100 से अब कितना रह गया है, 96 रह गया, यानी कि 4% की कमी रह गई है। क्लियर हुआ? अगर यहाँ होता, मान लो 104 होता, ये वाला जो वैल्यू है 104 होता, तब हम क्या बोलते कि 100 था पहले, अब 104 हो गया, यानी कि 4% की बढ़ोतरी हो गई। 4% की बढ़ोतरी आंसर होता, लेकिन फिलहाल हमारा 96 आया है, इसलिए 4% घट गया है। क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही प्रश्न रखते हैं फ्रेंड्स। कुछ कुछ प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, आप देख सकते हैं बहुत सारे इसमें प्रश्न अभी बाकी है, बट कुछ कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसलिए मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगर आपने मेगा टेस्ट 1 2 3 4 नहीं देखा है, पूरे के पूरे 4 पार्ट तक अपलोड हो चुके हैं, ज़रूर से वॉच करना। कंप्यूटर के फुल फॉर्म वाले वीडियोस की बहुत डिमांड थी, तो फुल फॉर्म वाले वीडियोस भी कंप्यूटर के आ चुके हैं, ठीक है। तो सभी वीडियोस को ज़रूर से वॉच करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।